नमस्कार प्यारे साथियों। नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज अपन अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक्स का अध्ययन अपन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 3 तक अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज का अपना अध्याय रहेगा चौथा। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये नोट्स जो कि लेके आया हूँ, तो इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरलता रहेगी। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें अपन ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मवेशी, घोड़े और रथ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कहानी महापाषाणों की और लोगों की सामाजिक असमानताएं, इनाम, गांव के लोगों के काम धंधे और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो ये टॉपिक अपने रहेंगे इस पूरे अध्याय में, तो बढ़िया तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। आप भी साथ में बने रहिएगा। ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, जिन्हें सूक्त यानी कि अच्छी तरह से बोला गया कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब 3 देवता कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो है अग्नि, आग के देवता, दूसरे इंद्र, युद्ध के देवता, और सोम, एक पौधा खास पे बनाया जाता था वो। अब वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, जो पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। अब ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का सिर्फ उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 साल पहले हुआ। अब देखिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार अतीत की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का संवाद। ये वार्तालाप पढ़कर इतिहासकार बताते हैं कि जहाँ ये नदियाँ बहती है, उस क्षेत्र में ये प्रार्थना रची गई होगी, और ऋषि जिस समाज में रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का प्रयोग लड़ाई में रथ खींचने के लिए किया जाता था। इन लड़ाइयों से मवेशी, अच्छी ज़मीन, पानी के स्रोत और लोगों को जीत कर लाया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था, और बचा धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए दिया जाता था। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इस समय अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलजुल कर युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। लोग बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। अब देखिए, लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। पुरोहितों का काम क्या था? यज्ञ और अनुष्ठान करना। और इस समय के राजा बड़ी राजधानियों और महलों में नहीं रहते थे। इनके पास कोई सेना नहीं थी और न ही ये कर वसूलते थे। जिनके ऋग्वेद काल में राजा है, जो कि बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे,
न इनके पास में कोई सेना थी, न ये कोई कर वसूलते, और न ही राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा वो शासक बनता था। अब जनता या पूरे समुदाय के लिए जन और विश्व शब्दों का पूरा प्रयोग है जो कि किया जाता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए, जन विश्व यानी कि पूरा समुदाय विश्व, और जन यानी जनता शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यटुजन या विश्व का उल्लेख है जो कि मिलता है। इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु लोग यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का मतलब गुलाम हो गया, और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं कहानी महापाषाणों की। तो लोगों द्वारा दफन करने की जगह पर पत्थरों को बड़े करीने से लगाया जाता था। इन शिलाखंडों को महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर कहा जाता था। लगभग 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा है जो कि शुरू हुई। ये प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर तो कुछ जमीन के भीतर होते हैं। पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर तो कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन कब्रों में मृतकों के साथ काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानता कैसी थी, तो देखिए ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। अब दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। इससे लोगों की सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। अब कुछ अमीर थे तो कुछ है जो कि गरीब। अब कुछ सरदार थे तो कुछ है जो कि अनुयायी लोग थे। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। शायद एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय में पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, जिन्हें के लिए पत्थरों को गोलाकार लगाया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति कब्र, जिसमें इनाम गांव में लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव में जो विशिष्ट व्यक्ति कब्र मिली है जिसमें सिर है वो व्यक्ति को सीधा लेटा करके सिर है वो उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। उनके बर्तन भी उनके साथ में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। यहाँ एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे, शायद ये किसी सरदार का शव हो। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या क्या थे तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, जो दाल, बाजरा, मटर, तिल जैसे बीज मिले हैं, तथा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खर्रा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी मिली है। लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियाँ इकट्ठा करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं तो देखिए वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 वर्ष पूर्व। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत है जो कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व। इनाम गांव में कृषकों का निवास है जो कि लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व। और चरक जो कि लगभग इनका कार्यकाल है जो कि 2000 वर्ष पूर्व का है। तो ये था अपना ऋग्वेद काल की कुछ बातें, बिल्कुल शॉर्ट में आपने समझी लोगों की विशेषता, मवेशी, घोड़े और इनके बारे में, और इनके साथ साथ में ऋग्वेद के साहित्यिक स्रोतों में से एक इनके बारे में बेसिक जानकारी है जो कि अपन लोगों ने प्राप्त की। इनसे पहले के वीडियो है जो कि मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। इनके साथ में ओल्ड एनसीईआरटी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। कक्षा 6 की पूरी सीरीज है जो कि अपलोड है, उन्हें भी आप जाकर के देख सकते हैं। इन नोट्स की PDF आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट है जो कि आप नैनो एकेडमी करके nanoacademy.com
इस पर जाकर इस PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में अपन 5वें अध्याय के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।